नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के क्रम में लगातार कक्षाएं हो रही हैं और आज हम बात करने वाले हैं नाटो संगठन के बारे में। नाटो संगठन से क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अपने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ पे प्रश्न है, नाटो की भूमिका में आए वर्तमान परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? नाटो की भूमिका में आए वर्तमान परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न है और इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, क्या आंसर फ्रेम होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आंसर फ्रेम हम देख लेते हैं और ये आंसर फ्रेम आपको 67th मेंस के लिए जो गाइडेंस बैच बना है वहां के स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंतर्गत आंसर फ्रेम शीर्षक के अंतर्गत ये आपको मिल जाता है। ठीक है, और अभी तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आंसर फ्रेम शेयर किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे है, नाटो की भूमिका में आए वर्तमान परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। अब बात आती है कि नाटो की भूमिका में आए वर्तमान परिवर्तनों की। अब नाटो की भूमिका में वर्तमान परिवर्तन आए क्या हैं, और ये प्रश्न इसलिए मैंने रखा है, ये प्रश्न इसलिए बनाया है क्योंकि जहां पे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जहां पे यूक्रेन नाटो में जुड़ने के लिए प्रयासरत है, नाटो से जुड़ना चाहता है, जहां पे यूरोप के कई सारे अन्य देश जो हैं वो नाटो संगठन से जुड़ने की बात करते हैं, नाटो संगठन से जुड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नाटो की भूमिका है उसमें परिवर्तन आपको बदलते वैश्विक परिदृश्य में देखने को मिल रहा है और इसके लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे क्या? तो क्योंकि बात हो रही है नाटो की भूमिका में आए परिवर्तनों के बारे में, मतलब इस प्रश्न का जो कीवर्ड है वो है नाटो की भूमिका में आया परिवर्तन, और उसी का यहाँ पे प्रासंगिकता का परीक्षण करना है कि क्या आज यह संगठन बदलते परिदृश्य में आज प्रासंगिक है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर फ्रेम में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आंसर फ्रेम में मतलब वो चीजें होती हैं जिन पर आपका उत्तर जो है वो आधारित होता है, आप कह सकते हो जिन पर केंद्रित होता है। सबसे पहले नाटो क्या है ये आप बताओगे, नाटो क्या है, नाटो संगठन के बारे में आप बात करोगे, नाटो का गठन कैसे हुआ, वो सारी चीजें, बेसिक चीजें आप बता दोगे। तो यहां से आपके शुरुआत हो जाएगी उत्तर की। इसके बाद आपको बताना है नाटो का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ नाटो का गठन हुआ था, उसकी बात आप करोगे। फिर इसके बाद आपको प्रश्न के मुख्य भाग में आना है और प्रश्न का जो मुख्य भाग है वो पूछ रहा है नाटो की वर्तमान समय में जो भूमिका है उस पे प्रासंगिकता की बात की जा रही है। तो आप बदलती परिस्थितियों में नाटो की भूमिका में आए परिवर्तनों की चर्चा करोगे और क्या वर्तमान समय में भी नाटो प्रासंगिक है उसकी चर्चा करोगे और अपना एक निष्कर्ष दोगे या आगे की राह आप बताओगे, और ये आपका एक आंसर फ्रेम है। अब सबसे पहले परिचय से शुरुआत करनी होती है, किसी उत्तर को हेडिंग नहीं डालना होता है, परिचय। अब इसमें सबसे पहले आप बताओगे कि नाटो है क्या, नाटो क्या है, उसके बाद आप बताओगे परिचय में, परिचय में नाटो के उद्देश्य को भी आप बताओगे और परिचय में नाटो के कार्य का तरीका आप बताओगे। और जब आप अपने परिचय की शुरुआत करोगे और ये तीनों चीजों का आप जिक्र करते हो तो निश्चित रूप से एक पेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर आप अपने प्रश्न के मुख्य भाग में आओगे और प्रश्न के मुख्य भाग में पूछा जा रहा है वर्तमान समय में आए परिवर्तनों की चर्चा। अब वर्तमान समय में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, 4 से 5 प्रमुख परिवर्तन मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया है कि संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग एवं संबंधों के विकास का माध्यम लगातार नाटो बन रहा है। और यह दिखाता है, कैसे पता चलता है, यह दिखाता है कि जो नए नए देश हैं वो भी लगातार यूरोप के छोटे छोटे जो देश हैं वो नाटो से जुड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नाटो जो है जिसका उद्देश्य, जिसका गठन एक आप कह सकते हो कि सैन्य उद्देश्य के लिए हुआ था, वह आज यूरोप में सहयोग और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रहा है। ये आज की बदलती परिदृश्य के अनुसार है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के विकास में भी यह भूमिका निभा रहा है। जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको बढ़ाने में लगातार नाटो प्रयास कर रहा है, लगातार इन आदर्शों के विकास में भी नाटो अपनी भूमिका निभा रहा है। तीसरा जो आपको बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है भूमिका में, वो है वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयास। नाटो लगातार वैश्विक शांति स्थापना हेतु, लोकतंत्र को बचाने हेतु, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने हेतु लगातार कार्य कर रहा है। तो वैश्विक शांति स्थापना हेतु भी लगातार इसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं।
और चौथा पॉइंट इसमें आप बता सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद उन्मूलन में भी नाटो की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है, नाटो की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आप कह सकते हो अशांति फैलाने वाले जो तत्व हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी नाटो अपना कार्य कर रहा है और राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एवं राजनीतिक संबंधों को भी सुदृढ़ कर रहा है। आप जानते होंगे अभी हाल ही में भारत की तरफ से, भारत और नाटो के बीच भी एक बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र हैं, जो नाटो के सदस्य नहीं भी हैं, उनसे भी नाटो लगातार संबंध बनाना चाह रहा है और उससे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हमारे बेहतर हो रहे हैं, विभिन्न देशों के नाटो से बेहतर हो रहे हैं। तो ये तो मुख्य भाग में आप बता दोगे कि बदलते परिदृश्य में ये भूमिका आपको नाटो की नजर आती है। और यदि आपको ये भूमिका नजर आती है तो इसका मतलब है नाटो आज प्रासंगिक है, नाटो आज प्रासंगिक है, उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो यहाँ पे ये बता दो कि इसके बाद उत्पत्ति क्यों है, यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब उत्पत्ति क्यों हुई थी यह आप बताओगे तभी आप समझ सकते हो, तभी आप अगले को समझा सकते हो कि वर्तमान समय में नाटो क्या कर रहा है और उत्पत्ति क्यों हुई थी। तो दोनों को जब आप तुलना करोगे तभी आप बता पाओगे कि आज के समय में यह प्रासंगिक है या नहीं। तो उत्पत्ति क्यों हुई है वह भी आपको बताना है और निष्कर्ष फिर आप लिख दोगे। याद रखिएगा, निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव बातें ही लिखनी है। आप बता सकते हो कि वर्तमान समय में नाटो भी बदलते अंतरराष्ट्रीय परिवेश के साथ स्वयं को ढाल रहा है और इसीलिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कुछ उदाहरण भी आप दे सकते हो। ये तो हो गया आंसर फ्रेम जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नाटो के बारे में डिटेल से कि भाई नाटो के बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आज सीख जाएंगे। सबसे पहली बात, नाटो। नाटो के बारे में जब हम बात करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भी देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और उत्तर अटलांटिक संघ संगठन, याद रखिएगा, उत्तर अटलांटिक संघ संगठन, यही नाटो का नाम है। ठीक है, नाटो को एक अन्य नाम से भी बोला जाता है, पुकारा जाता है, जाना जाता है, उसको बोलते हैं वाशिंगटन संघ। ठीक है, वाशिंगटन संघ के नाम से भी नाटो को जाना जाता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ये तो बात हो गई नाटो के फुल फॉर्म की, शब्दों का जो खेल था उसको हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है। अब बात आती है कि नाटो जो था इसका गठन क्यों हुआ था। तो आपको बता दें कि सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों द्वारा, पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा इस संगठन की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? अप्रैल वर्ष 1949 में। ठीक है, कब? अप्रैल वर्ष 1949 में रखी गई थी। मतलब सोवियत संघ से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो असुरक्षित महसूस कर रहे थे उसको, इस संगठन की नींव रखी गई थी और इसको वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। और याद रखिएगा यह एक सैन्य संगठन था। ठीक है, यह एक सैन्य संगठन था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नाटो का गठन कब हुआ, किस परिवेश में हुआ और कौन सा संगठन है, इसके बारे में आपने देखा। वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में इसके 30 से अधिक सदस्य देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके मूल सदस्यों में यदि हम बात करें, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, पुर्तगाल आदि देश शामिल हैं जो इसके मूल सदस्य थे, जो इसके स्थापना के समय से ही सदस्य थे। इसके बाद कई अन्य सारे देशों ने समय समय पर, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो यूरोपीय देशों के अलावा भी अन्य कॉन्टिनेंट के भी देश थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, और फ्रांस वर्ष 1996 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से हट गया था, लेकिन इसका सदस्य बना रहा था। और फिर दोबारा फ्रांस, आप जानते हैं कि 2009 में यह पुनः नाटो के सैन्य कमांड में शामिल हो गया। तो विशेष रूप से इसके जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों का नाम आपको पता होना चाहिए। नवीनतम कोई यदि सदस्य जुड़ा है तो उसकी भी चर्चा करनी जरूरी होती है आपके उत्तर में, तो उससे लगता है एग्जामिनर को
कि आप समसामयिक संदर्भों में भी जुड़े हुए हैं, नॉलेज आपका बेहतर है, तो वो भी आप बता सकते हो। और आप जानते हो कि हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन वाला विवाद चल ही रहा था कि फिनलैंड और स्वीडन जो है इसको ज्वाइन करना चाहते थे, तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो एलाइड कमांड ऑपरेशन है उसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में आपको देखने को मिलता है। इनका जो कमांड मुख्यालय है उसका हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में देखने को मिलता है। अब बात होती है नाटो के उद्देश्य की, कि भाई नाटो का जब गठन हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य के बारे में हमें जानना है। तो नाटो का जो उद्देश्य था, नाटो का आवश्यक और अस्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा को जो है बनाए रखना था, उनकी सुरक्षा करना था। तो याद रखिएगा, अस्थायी उद्देश्य इनका था राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता बनाए रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इस संगठन का उद्देश्य था। नाटो का राजनीतिक उद्देश्य जो था वो था लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, या आप कह सकते हो कि प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनको लगातार बरकरार रखना और सदस्यों की जो समस्याएं थी उनको हल करना। यदि कहीं पर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है सदस्य देशों, किन्हीं दो सदस्य देशों के बीच, तो या अन्य किसी सदस्य देश और अन्य देश के बीच, तो उस लंबे चल रहे संघर्ष को शांति में बदलना, उसको समाप्त करना, ये उद्देश्य था। और आपको बता दें इसका जो सैन्य उद्देश्य है यदि हम बात करें तो नाटो सर्वप्रथम विवादों के शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए, शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है। यदि राजनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं, कहीं भी कोई संघर्ष चल रहा है नाटो के सदस्य देश और अन्य देश के मध्य, और वहां पे जब राजनीतिक जो आप कह सकते हो प्रयास हैं वो विफल हो जाते हैं, फिर नाटो जो है वो आप कह सकते हो कि उसके पास सैन्य शक्ति या सैन्य अभियान चलाने का एक विकल्प हमेशा होता है। इसके लिए एक आर्टिकल है विशेष जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 का प्रयोग आज तक नाटो ने सिर्फ एक बार किया है। वह किया था जब यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, और उसके बाद जब नाटो ने अफगानिस्तान में अपने बलों को भेजा तो वहां पर इसने इस अनुच्छेद का जो है आप कह सकते हो उपयोग किया है। अभी तक सिर्फ एक बार इस अनुच्छेद का उपयोग किया गया है। अब बात आती है कि नाटो कार्य कैसे करता है। तो नाटो के पास यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है। एकीकृत सैन्य कमान संरचना जो आपको देखने को मिलती है इसमें बहुत कम सैन्य बल विशेष रूप से होते हैं। अधिकांश जो सैन्य बल होते हैं वो राष्ट्रीय कमान के नियंत्रण में रहते हैं, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय कमान के नियंत्रण में रहते हैं। और राष्ट्रीय कमान जो है आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय कमान तब तक कार्य नहीं करती जब तक जो सदस्य देश हैं, नाटो के जो सदस्य देश हैं, वो संबंधित मुद्दे पर या संबंधित प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो जाते हैं। जो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी इनके सदस्य देश हैं, ये बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए कि जो भी इनके सदस्य देश हैं, चाहे वो छोटा हो देश हो या बड़ा देश हो, चाहे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हो या कम कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन उसके मत का जो मूल्य है ना वो एक ही है। मतलब सभी सदस्यों के मतों का जो मूल्य है वो समान है, और यह होना भी चाहिए। ये गठबंधन को रेखांकित करता है, अर्थात लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रत्येक देश के बारे में की समानता को भी ये दर्शाता है। नाटो का जो संरक्षण है वो विशेष रूप से यदि सदस्य देश में गृह संकट भी है तो वहां पर भी ये कार्य करते हैं, वहां पर भी ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब गृह संकट के दौरान भी आपकी मदद करेंगे, बाह्य संकट यदि कोई होता है तो वहां पर भी उस संकट के हल निकालने के लिए राजनीतिक प्रयास, और राजनीतिक प्रयासों से यदि हल ना निकले तो वहां पे सैन्य कदम उठाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नाटो जो है वो अपने सदस्यों द्वारा जो है वित्त पोषित होता है, और सबसे ज्यादा जो राशि नाटो में दी जाती है वो अमेरिका द्वारा दी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है नाटो के अन्य अभियानों के बारे में, तो वहां पे आप बता सकते हो नाटो के बारे में। तो विशेष रूप से जो चर्चा है, जैसे नाटो की भूमिका में आए परिवर्तनों के बारे में ही पूछा जाएगा। उद्देश्य आपने समझ लिया, उद्देश्य इसका क्या था,
किस पृष्ठभूमि में या किस परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ, इसका गठन हुआ, उसको भी आपने समझा। तो नाटो से संबंधित यदि कोई उत्तर आता है तो याद रखिएगा समसामयिक संदर्भों से जोड़कर उसको दिखाना है। समसामयिक संदर्भों से जोड़कर दिखाएंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी और बेटर होंगी। और आपको पता होगा कि यदि आप लगातार समसामयिक संदर्भों से जुड़े रहे हैं तो आपको पता होगा अभी भारत की अगस्त माह में भारत की और नाटो की भी बैठक हुई थी, तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हो कि वहां पर कौन कौन से मुद्दे थे। यदि प्रश्न नाटो का आता है तो वहां पर इस चीज का भी जिक्र कर सकते हो। तो जो बदलाव थे वो आपके आंसर फ्रेम में मैंने 4 से 5 बदलाव दिखाए आपको, कि जो वर्तमान परिदृश्य में जो देखने को मिलता है कि नाटो जो है अपने लीक से हटकर कार्य कर रहा है, मतलब जिस कार्य के लिए उसका गठन हुआ उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो बृहद स्तर पर यह कार्य कर रहा है, बड़े उद्देश्यों के साथ ये कार्य कर रहा है। तो इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी है। उन 4 से 5 उद्देश्यों को आप लेकर चल सकते हो और एक आपका बेहतर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। बाकी सदस्य देशों के बाद आप याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि नाटो और भारत के बीच जो सबसे पहली वार्ता हुई थी वो वर्ष 2019 में हुई थी, यह भी जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इस तरह के संगठन हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो बिम्स्टेक हो, समसामयिक संदर्भों में क्या हो रहा है उस पर भी आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ जो बेसिक फैक्ट हैं, उसका उद्देश्य क्या था, गठन कब हुआ, ये सारी चीजें तो जरूरी ही हैं, लेकिन समसामयिक संदर्भों में क्या चल रहा है उन संगठनों के बीच, वह भी आपके लिए जानना आवश्यक होता है। तो आप एक बेहतर उत्तर लिख के शेयर करिएगा। प्रश्न 2 दिन पूर्व भी आपके ऐप में शेयर किया जा चुका है। जो लोग 68वीं को लेकर देख रहे हैं, आप उत्तर लिखकर रख लीजिएगा। दिसंबर माह के बाद आपके लिए भी मुख्य परीक्षा से संबंधित कक्षाएं प्रारंभ होंगी, तो वहां पे आप अपने उत्तर शेयर कर सकते हो। 67th मेंस के लिए जो लोग लगे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अभी तक, यदि आप हमारे गाइडेंस बैच से नहीं जुड़े हो, आप जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा अपने मोबाइल नंबर का अंतिम 4 अंक और अपना नाम, जिस नाम से आपने ऐप डाउनलोड किया है वो कमेंट करिएगा ऐप डाउनलोड करने के बाद, और उसमें लॉगिन करने के बाद हमारे स्तर से आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी कोई चिंता होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो।